नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने सरकार के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीयत में खोट है, वरना सरकार जाति जनगणना के लिए जरूरी 10,000 करोड़ के बजट में कटौती कर 574 करोड़ क्यों आवंटित करती। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार एक तो जनगणना देर से करा रही है और उसमें भी सिर्फ जाति का पता लगाएगी, जबकि ये भी बात करनी है कि देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति में कितना बदलाव आया है। और कांग्रेस के इन्हीं सवालों पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सिर्फ जाति जनगणना नहीं करा रही, बल्कि मोदी सरकार सभी जातियों का सम्मान चाहती है, लेकिन कांग्रेस सभी जातियों में घमासान चाहती है। बात बहुत क्लियर है कि जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार के विरोध के आगे कांग्रेस को कुछ भी दिखना बंद हो चुका है और साथ ही कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज इसी जाति जनगणना के मुद्दे पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, समझेंगे कि आखिर जाति जनगणना को लेकर सियासी घमासान क्यों जारी है और ये तेज क्यों होता जा रहा है। उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। ये जो सेंसस की जो राजनीति हो रही है, इसको बंद कर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये डिले क्यों किया, बजट क्यों कम दिया गया है और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग करना चाह रहे थे उसको सरकार कब पूरा करेगी। हमारी सोच और उनकी सोच में एक मूलभूत अंतर है। हम सभी जातियों की पहचान, उनका सम्मान और उनके उत्थान के लिए समर्पित हैं। ये अपने परिवार को सारा मिष्ठान, उसके लिए सब वर्गों में हो जाए घमासान, ये उससे ज्यादा प्रेरित है। आप अंडर आर्टिकल 340 हमें ओबीसी की इंडिविजुअल कास्ट की भी काउंट और टोटल काउंट चाहिए, उसका क्वांटम चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का ढुलमुल रवैया, मैं समझता हूं एक बहुजन आबादी को के लिए पीड़ा का क्षण होगा और वो संभाल नहीं पाएंगे आप। सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी होगा, ये पहले से बताया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस वही पढ़ना चाहती है जो उसके समझ में आता है। वो जानबूझ कर राजनीति करने के लिए वो एक विवाद खड़ा करना चाहती है। तो आज हम दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आइए उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिसके इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल यही रहेगा कि जाति जनगणना की लड़ाई सियासी क्रेडिट लेने पर आई है। जाति गिनेगी मोदी सरकार, विपक्ष को क्यों नहीं है विश्वास। जनगणना का गैजेट जारी, कांग्रेस का विरोध क्यों भारी। जाति सर्वे का फंड कांग्रेस को क्यों लगा कम। जातीय सर्वे पर कौन सा सच सियासत ढूंढ रही है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। पीयूष शर्मा है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस की प्रवक्ता एडवोकेट महिमा सिंह भी जुड़ेंगी। अखिलेश कटियार रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर बादशाह आलम हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। जो मेहमान मौजूद है, आप सभी का स्वागत करती हूं और सौरभ जी आपके साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि कुल मिलाकर एक बार फिर से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सियासत ने अपनी राह को तलाश लिया है। क्या आपको लगता है कि एक लंबे वक्त तक जाति जनगणना के मुद्दे पर जहां पर बीजेपी बचती रही, अचानक से उसका ऐलान कर दिया, ऐलान के बाद उसे लेकर अब सियासी घमासान और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की शुरुआत है या इसके आगे भी एक लंबी बहस जातिगत सर्वे होने के बाद और इसका पॉलिटिकल माइलेज क्या आने वाले बिहार इलेक्शंस में बीजेपी को मिलेगा। देखिए पूर्णिमा जी, जातीय जनगणना को लेकर के निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो राजनीति करती हुई दिखाई स्पष्ट तौर पर देती हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि देखिए जातीय जनगणना को जो बार बार जोड़ा जा रहा है ओबीसी से, पिछड़े से, मेरा मानना है कि जातीय जनगणना सिर्फ ओबीसी और पिछड़े की बात नहीं है भाई। जातीय जनगणना सभी जातियों के लिए है। सभी जो जातियां हैं उनको उनकी जनगणना की जाएगी कि कौन सी सवर्ण कितनी जातियां हैं, कितनी ओबीसी हैं, कितनी पिछड़ी है, कितनी अति पिछड़ी है। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो पहले अंत्योदय की बात कही जाती थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जो अंतिम छोर तक विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए,
वो वास्तव में जातीय जनगणना के बाद सरकार का मकसद होना चाहिए। और जातीय जनगणना के माध्यम से जो शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति जिसकी जो जाति के नाम से कहीं छूट गया है या आर्थिक रूप से कहीं पिछड़ गया है, वहां पर भी विकास की, सरकार की जो विकास की लहर है उस तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया लगातार जातीय जनगणना को लेकर रहा है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहा है। देखिए, जितनी पूर्वत की सरकारें रही हैं वो उन सब ने जातीय जनगणना से जो है वो मना किया है। देखिए, 2010 में पार्लियामेंट के अंदर जब आरजेडी ने इस प्रश्न को पूछा था, तब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है वो मना कर दिया था जातीय जनगणना से। उन्होंने कहा कि 2011 में यूपीए की सरकार के दौरान ओबीसी का डेटा तो लिया गया था ना? मैं वही बता रहा हूं आपको कि चिदम्बरम जी का ये कहना था कि जो राज्य की पिछड़ी जातियां हैं वो केंद्र में पिछड़ों में आती हैं कि नहीं आती हैं। जो केंद्र में लोग पिछड़े हैं वो राज्यों में जाकर के उनकी कई जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ों में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन के चलते जो 2011 में जो उन्होंने डेटा कलेक्ट करवाया था वो वास्तव में सार्वजनिक किया ही नहीं। और एक प्रकार से अगर डेटा आपके सामने नहीं है, पेपर नहीं है, तो हम तो मानेंगे ही नहीं ना कि जाति जनगणना हुई। भाई 1931 की जाति जनगणना सब जानते हैं, अंग्रेजों ने जो कराई थी, उसके बाद से सरकार ने कभी आंकड़े दिए नहीं, पेपर पे आए नहीं, सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन इस बात का दावा किया कि हमने देखिए, दावे से नहीं होता ना पूर्णिमा जी। अगर वो उस समय तो जब ये बात कर रहे थे तब तो ओबीसी समाज की कई जातियां ऐसी थी जो ओबीसी समाज में आती ही नहीं थी। 1991 और 92 में कई जातियों को ओबीसी समाज में जोड़ा गया। मंडल कमीशन जब आया उसके बाद ओबीसी समाज में कई जातियां ऐसी थी जो उसके अंदर आई हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो बात है, मैं कांग्रेस की कह रहा हूं कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि एक तरफ इंदिरा गांधी विरोध करती थी कि जात पर न पात पर वोट लगेगी हाथ पे, उसी चीज को लेकर के राहुल गांधी जो बार बार पूरे चुनाव के दौरान जो है ये घोषणा करते हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना करवाएंगे, हम आएंगे तो जो है वो कितने परसेंट कौन सी पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण बढ़ा के 50% तक उसकी सीमा करेंगे। मेरा मानना यह है कि जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से इसलिए सहमत हो रही है कि जो वास्तव में समर्ण लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, उन दोनों के बीच में पारस्पर जो है तालमेल बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा। क्योंकि हो क्या रहा है, जो ओबीसी की पिछड़ी जातियां हैं, देखिए उनको निश्चित तौर पे इतने वर्षों में लाभ तो मिल रहा है। उनके जाति के लोग 10% सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। मैं जिस जाति से आता हूं, सवर्ण जाति से आता हूं, आज मेरी जाति के लोग कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम है, 1% 2%। अगर ये जातीय जनगणना होगी तो स्पष्ट तौर पर जितनी जातियों की संख्या है वो आ जाएगी। फिर जो भारत का विकास होना है, जो विकास की बात कही जा रही है, वो हर एक तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पे इसका लाभ हर एक यहाँ के जो है प्राणी है उनको। चलिए, बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे प्रतिक्रिया लेने की शुरुआत करते हैं। महिमा जी, आपके पास आती हूं। जब सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम डेटा, जातिगत डेटा लेंगे, उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि जाति शब्द उसमें नहीं है। इतना ज्यादा विवाद फैलाने की कांग्रेस कोशिश क्यों कर रही है? इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति क्यों फैला रही है, जैसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है? और क्या ये क्रेडिट पॉलिटिक्स की तरफ, क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स की तरफ मुद्दा बढ़ता जा रहा है? जय हिंद। पूर्णिमा जी, आप ये कह रही हैं कि इतना ज्यादा विवाद खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? ये विवाद खड़ा न होने देती भाजपा जब इस बात की घोषणा लिख करके आ रही थी, जब ये गैजेट डिक्लेरेशन किया गया तो उसके अंदर साफ साफ लिख देते। हमारा तो सवाल ये है कि जब 2019 में एक पीआईबी प्रेस रिलीज के माध्यम से भाजपा सरकार ने ये बताया था कि जनगणना के लिए लगभग 8,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी, उसके बाद इस वर्ष के बजट के अंदर मात्र 575 करोड़ का आवंटन किया गया जनगणना विभाग को। और आज जब जनगणना जातीय भी करने की बात हो गई है, आखिरकार दबाव में आकर के भाजपा को यू टर्न देकर के जब घुटने टेकने पड़ ही गए हैं, तो ऐसे में वो 10,000 करोड़ के आसपास की जो आज राशि चाहिए वो कहां से आएगी, उसका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। उसके साथ साथ गैजेट नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है। ये सारे सवाल हैं पूर्णिमा जी। और उसके अलावा देखिए, आपने अभी बोला कि भाजपा सरकार की जो मंशा है वो साफ है। आपके पैनल पर बैठे हुए तमाम लोग अभी अपना अपना विचार भी रखेंगे। भाजपा प्रवक्ता से मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि वीपी सिंह की सरकार से आखिर उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के दौरान अपना समर्थन वापस क्यों खींच लिया था? और क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब 15(4) का प्रथम संशोधन करने जा रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके माध्यम से
आरक्षण का प्रावधान लाया जाना था तो क्यों खींच लिया था। और अंततः इस समय अपनी बात को विराम देने से पहले ये जरूर कह दूं कि आज भाजपा जो है वो शपथ भंग की अपराधी है। सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ ग्रहण पत्र दिया, एक एफिडेविट दिया, एक हलफनामा दिया इस सरकार ने पिछले वर्ष, जिसमें ये लिखा, पिछले वर्ष नहीं 2021 में, माफी चाहती हूँ, 21 सितंबर 2021 को उसमें लिखा 60 पेज के हलफनामे में भाजपा सरकार ने कि भाजपा सरकार की नीति नहीं है कि वो जातिगत जनगणना करवाए। उससे पहले संसद में अपनी ही आज की मंत्री और उस समय की सांसद 2021 में सवाल पूछ रही थी रक्षा खंड से कि आप जातिगत जनगणना करवाएंगे क्या। तो भाजपा ने कहा था कि जातिगत जनगणना इस सरकार की नीति नहीं है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल्स का नाम लिया, तमाम तरह की बातें हुई। तो आज भाजपा अपनी नीति और नियत को स्पष्ट करे, एक टाइमलाइन दे, बजट का आवंटन स्पष्ट करे, ये बताए कि जब 8700 करोड़ की बात हो रही थी और आज 5 साल की देरी से जनगणना की घोषणा हुई है, तो फिर वो बजट का आवंटन कब होगा और ये सारी टाइमलाइंस कब आएंगी, स्पष्ट कर दें अपनी नियत, हमारी बात को गलत साबित कर दें। आपने क्रेडिट की बात की, क्रेडिट हम लेने की आवश्यकता ही नहीं है पूर्णिमा जी। हमारे तो जो है इतिहास में लिखा है, अभी मैंने पहले संशोधन का जिक्र कर दिया, 93वां संशोधन 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, जिसके माध्यम से निजी संस्थानों में और निजी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे एडेड हो चाहे अनएडेड, आरक्षण का प्रावधान SC ST OBC को हमारी सरकार ने दिया, जिसे फिर भाजपा के कई सहयोगियों ने जाकर के चुनौतियां दी। भाजपा जैसे गैर आरक्षण मानसिकता वाले लोगों ने चुनौतियां दी। तो ये सारी बातें इतिहास के तथ्य हैं। मैं पीयूष जी से जवाब लेती हूँ, बस महिमा जी इतना बता दीजिए कि क्या यूपीए के समय 2011 में ओबीसी डेटा लिया गया था? वही डेटा जिसका आज भाजपा भरपूर प्रयोग कर रही है, लेकिन क्या उस डेटा को आप लोगों ने सार्वजनिक, क्या उस डेटा को सार्वजनिक किया गया था मैम? मैम, क्या उस डेटा को सार्वजनिक किया गया था? 2011 में जो ओबीसी का डेटा लिया गया था, क्या उसे सार्वजनिक किया गया था? देखिए पूर्णिमा जी, 2011 में हुई जनगणना, उसके बाद आने वाले 2 वर्षों नहीं, में ओबीसी मैम, स्पेसिफिकली ओबीसी डेटा, मैं लार्जर कैनवस पे तो बात ही नहीं कर रही। ओबीसी का डेटा क्या लिया था आपने 2011 में? जब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है और उसके अंदर तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, जब उस समय प्रश्न पूछे गए तो भारत की तमाम जाति और वर्गों के सोशियो इकोनॉमिक, तो क्या उस डेटा को कांग्रेस ने सार्वजनिक किया था यूपीए काल के दौरान? आप अपने सवाल को पैराफ्रेज करने की कोशिश न करें। मैंने दोनों सवाल पूछे कि क्या डेटा लिया गया था, अगर हाँ तो क्या उस डेटा को सार्वजनिक किया गया था? आप उत्तर सुनेंगी तो आपको मालूम बताइए ना महिमा जी। आप सुनना चाहती हैं तो जरूर सुनिए। हमारा संविधान सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का प्रावधान देता है। हमारे संविधान के हिसाब से जो उस समय सेंसस कराया गया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसमें तमाम जातियों का, तमाम आर्थिक वर्गों का डेटा एकत्रित किया गया, जिसको इस सेंसस को करने में कितने महीने उस समय लगे पूर्णिमा जी? लगभग 2011 का अंत आते आते, 12 की शुरुआत आते आते ये जो सेंसस है उसे पूरा किया गया। उसके बाद 2013 में तो 14 के चुनाव की घोषणा ही हो गई। और आप ये बात जानती हैं कि उस समय जो सरकार थी वो समर्थन की सरकार थी, हमारी सरकार की तमाम चुनौतियां थी, उसके बावजूद इस जनगणना को करवाया। उसके बावजूद हम उस डेटा पर काम कर रहे थे, उसके बावजूद वो डेटा आज इस सरकार के लिए उपलब्ध है। लेकिन आज ये सरकार 11 सालों से उस डेटा पर न सिर्फ कुंडली मार करके बैठी है, आज जनगणना 5 वर्ष की देरी से होने जा रही है। ठीक है, लेकिन 2011 के बाद से मैम आप सवाल पूछ रही हैं, ठीक है, लेकिन 2011 के बाद से, आती हूँ कटियार साहब, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। लेकिन 2011 के बाद से भी मैम एक समय तक यूपीए की सरकार रही थी, और अगर आपके पास, बिल्कुल मैं ठीक कराती हूँ कटियार साहब, प्लीज आवाज ठीक करेंगे कटियार साहब। बताइए ना, आप ये बताइए ना 2011 से लेकर के कब तक वो जनगणना चली? पूरे आंकड़े, पूरी टाइमलाइन लेकर के बैठते हैं। पीयूष जी जरा इसका जवाब दीजिएगा। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि 10 साल तक तो आप जातीय जनगणना को टालते रहे। बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर खुलकर बीजेपी ने बात नहीं की, लेकिन अब क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और आपको पता है कि वहां पर जातिगत जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है, तो बीजेपी ने फौरन कहीं ना कहीं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का
नैरेटिव था या जो उनका जातीय जनगणना को लेकर टेक था, उसको क्या बीजेपी ने हाईजैक करने की कोशिश की है? पूर्णिमा जी, आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है पीयूष जी। पूर्णिमा जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रही थी, उनकी एक एक बातों को मैं सुनने का काम कर रहा था। बड़ा हंसी आती है कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा इस तरह की बातें। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया, आवंटन पर क्यों चर्चा करने का काम कर रहे हैं? अपने पुराने अतीत को, पुराने इतिहास को आप बताने का काम करें ना। देश में स्वतंत्र इतिहास के पहले देश में 1931 में जब अंग्रेजों का शासन काल था, देश में पहली बार 1931 में जनगणना हुई थी। 1951 में आपकी सरकार द्वारा देश में जनगणना कराने का काम किया गया था। क्या हुआ था उस रिपोर्ट के बारे में? 1953 में काका कालेलकर आयोग बनने का काम हुआ। 2 वर्षों तक इस देश में काका कालेलकर आयोग बनकर के सभी लोगों से बात विमर्श करके एक डाटा को तैयार करने का काम किया। 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट को सौंपने का काम किया गया। पंडित नेहरू जी ने उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक करने का काम नहीं किया। उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को आलमीरा में बंद करके रखने का काम किया। इस पर भी आप जवाब देने का काम करें। मंडल कमीशन रहेगा। महिमा जी बस बात होने दीजिए। महिमा जी बस बात होने दीजिए, फिर उसके बाद। एक मिनट प्रतिमा जी, आप एक मिनट पूर्णिमा जी, आप ही के शासन, कांग्रेस के शासन काल में ही मंडल कमीशन आयोग का गठन हुआ। 12 वर्षों तक मंडल कमीशन की जो आयोग की रिपोर्ट थी उसे सार्वजनिक करने का काम नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पीपी सिंह की केंद्र में सरकार बनी तो उस मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया गया। वह भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। अभी पिछले 30 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट के प्रस्ताव में ला करके देश में पहली बार जातियों की जनगणना करने का काम कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा पारित हुआ है। और आप कल देखने का काम करें, देश के यशस्वी गृह व सहकारिता मंत्री कल ही प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करके आज बजट में पास होने का काम किया कि अप्रैल 26 से लेकर के पूरे देश में जातियों की गणना के साथ जातियों की गिनती होगी। तो देखिए, इसमें कांग्रेस का जो चाल और चरित्र है, काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट, वो आपने क्यों दबा करके रखने अरे का तो काम पीयूष जी, किया? 10 साल से आप लोग भी तो थे, 10 साल से आप भी तो हैं ही ना, फिर 10 साल तक का इंतजार क्यों? एक मिनट पूर्णिमा जी, ये जनगणना 2011 के बाद 2021 में होनी थी। आपने देखा होगा 2019 के बाद देश में कितनी भयंकर महामारी आई, कोरोना का काल आया, देश कितनी आर्थिक संकट से जूझ रहा। उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज भारत की क्या स्थिति होती है? महिमा जी जल्दी से प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद बादशाह आलम जी और साथी कटियार साहब आपके पास भी आती हूँ। फौरन जवाब ले लेती हूँ महिमा जी। महामारी के कारण आज जनगणना 2000। ठीक है पीयूष जी, जवाब ले लीजिए। पूछना चाहता हूँ, अरे स्वर्गीय राहुल गांधी जी का सदन में क्या बयान रहा है वह भी आप देखने का काम करें। क्यों इन्होंने कहा, जिस अति पिछड़ों और दलितों की बात इनके द्वारा कही जाती है, जातिगत जनगणना की बात कही जाती है, क्यों नहीं काका कालेलकर और मंडल कमीशन की आयोग उन्होंने सार्वजनिक करने का काम किया? 2 वर्षों के बाद जब काका कालेलकर की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बारी आई तो उसे अलमारी। ठीक है पीयूष जी, जवाब ले लीजिए जल्दी से। पीयूष जी जवाब भी ले लीजिए। महिमा जी, अति दुर्भाग्यपूर्ण है पूर्णिमा जी, वो लोग जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के नाम पर एक सरकार का बहिष्कार कर दिया हो, समर्थन वापस खींच लिया हो, तो कौन से मुंह से आज मंडल कमीशन का नाम लेते हैं? दूसरी बात, उन्होंने अभी कहा कि 2019 के बाद कितना आपदा आई, पहली बात 2021 के बाद महामारी आई और 2021 के 2023 के बीच में 60 व्यक्तियों ने जनगणना करवाने का काम किया, लेकिन भारत में जनगणना नहीं करवाई गई। 2021 के बाद जातियों की गिनती करने की बात कर रहे हैं। ठीक है पीयूष जी, एक एक करके सर, पीयूष जी एक एक करके सर, पीयूष जी क्लैरिटी रहनी चाहिए सर चर्चा में, एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं, समय रहेगा। 2021 से 23 के बीच में 60 देशों ने जनगणना
जनगणना करवाई, प्रधानमंत्री मोदी नहीं करवा सके। 2021 के बाद G20 करवाया, बहुत छाती ठोक ठोक के उसका क्रेडिट भी लिया। इस देश के अंदर तमाम चुनाव भी हुए, इस देश के अंदर पूरा का पूरा एक जनरल चुनाव हो गया, लेकिन जनगणना ये नहीं करवा सके। और तो कह दीजिए ना महिमा जी, देर आए दुरुस्त आए, तो कह दीजिए देर आए दुरुस्त आए। ऐलान भी तो अभी इन्होंने किया। आपके लिए कहा जाए एक ऐसी सरकार से जो न सिर्फ देर से दुरुस्त नहीं आई है, लेकिन ये सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। मैंने आपसे कहा ये परजरी यानी कि शपथ भंग के जो है आरोपी हैं। इन्होंने ठीक है, जरा अखिलेश जी को जल्दी से लेकर आऊंगी। मुझे समय देना होगा। ये काका साहब कालेलकर कमीशन के समय की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब काका साहब कालेलकर ने, जो कि आज तक के इतिहास का एकमात्र उदाहरण है जहां पे जो अध्यक्षता कर रहे थे काका साहब कालेलकर, उन्होंने खुद ही डिसएग्री और डिसोसिएट कर लिया सिफारिशों से। ऐसे मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब केंद्र के हाथ में आरक्षण देना नहीं है तो क्या किया जाए। तो 11 राज्य स्तरीय आयोगों का गठन किया गया। पूर्णिमा जी आप कहें तो एक एक नाम बता दूं, मुंगेरी लाल कमीशन से लेके जो है मनोहर प्रसाद कमीशन से लेके के विश्वनाथन कमीशन से लेके 11 राज्यों में कमीशंस का गठन किया गया। हाफूज कमीशन जो कर्नाटक के अंदर जिसका गठन किया गया, जिनके माध्यम से राज्य स्तरीय आरक्षण दिए गए, ओबीसीज की जो हित हैं उनकी बात सोचने का काम किया गया। मंडल कमीशन भी आपने लागू करने का काम किया, सार्वजनिक करने का। अब ये जो बात मंडल कमीशन को आपने ही लागू करने का काम किया। 60 वर्षों के साथ। अच्छा, आप दोनों मुझे थोड़ा समय दीजिए। पीयूष जी थोड़ा समय दीजिए, महिमा जी समय दीजिए। कटियार साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी के पास मैम प्लीज पहले जाने दीजिए मुझे। अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन ये मुझे बताइए कि आप लोग सर एक पुरानी पार्टी हैं जो लगातार जातिगत जनगणना का बात करते रहे और उसका जिक्र भी करते रहे। आप लोग पिछड़ों की बात हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है वो आप सिर्फ यादव परिवार तक सीमित रखते रहे। उसमें पिछड़ों की कितनी हिस्सेदारी रही, और क्या जो गैर यादव ओबीसी हैं उनकी हिस्सेदारी इसके साथ बढ़ेगी? अब जब सरकार ने कह दिया कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, तो इसको लेकर इतना सियासी हो हल्ला क्यों हो रहा है? तस्वीर तो अखिलेश जी कहते हैं इसी से साफ हो पाएगी, तो अब तो हो रही है। पूर्णिमा जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। प्रणाम सर। आज यहाँ पे बड़ी बहस है, ये जो जाति जनगणना है इसको लेके पूरे देश में चर्चा है, और ये विषय कोई नया नहीं है पूर्णिमा जी। ये जो कर्पूरी साहब के टाइम से जो बात शुरू हुई थी, पिछड़े अति पिछड़े, हिस्सेदारी, भागीदारी, आज बात वहां से शुरू हुई। कांग्रेस का भी रवैया सामाजिक न्याय और जाति जो विमर्श है उसको लेके कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये बात कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बीजेपी जब कर्पूरी साहब की सरकार थी और मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें लागू करने को लेके जो बात बढ़ी थी, वो सरकार भी गिरा दी गई थी। किन लोगों ने गिराई ये पूरा देश जानता है। ठीक है, आप मंडल कमीशन की बात आए, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मंडल लेके आई और उसके बाद वो सरकार गिराई गई। आप जब सामाजिक न्याय की राजनीति की बात आई है, जाति विमर्श की बात आई है, बीजेपी ने खिलाफ खड़े होकर बात की है, काम किया है। आपने अगर ये फैसला लिया है तो निश्चित तौर पे इस फैसले की हम तारीफ करते हैं। ये फैसला सामाजिक न्याय की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन सवाल नीयत पे तो पूर्णिमा जी आ जाता है ना। आपने इन बीते 11 सालों में, पीयूष जी जरूर बताएंगे, जो पिछड़ी जातियों के आपने जो संविधान की मूल भावना थी उसको खत्म करके आपने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण था, आप पीयूष जी उसे आर्थिक आधार पर ले गए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। तो हम ये समझते हैं, आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की, किसानों की आमदनी की बात की, कि उसी तरीके की बातें भी आगे ना बढ़ जाए, इस बात का डर है। लेकिन इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि अगर आप ईमानदारी से इस फैसले को लागू करेंगे। और एक बात जरूर ध्यान रहे पीयूष जी, आप बताएं इस बात पे भी कि जब ये जनगणना हो जाएगी तो क्या हिस्सेदारी भी देंगे उन्हें? क्योंकि अभी तक तो आपने हिस्सेदारी नहीं दी। कैंडिडेट सुटेबल बट नॉट अवेलेबल, अवेलेबल बट नॉट सुटेबल। आप हर जगह पिछड़े दलितों के साथ बेईमानी करते रहे। उत्तर प्रदेश में 69% शिक्षक भर्ती में आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला पीयूष जी, इसलिए नियत में सवाल है। नहीं तो 12 से 17 के बीच में आपने खुद कोई डेटा कलेक्ट किया अखिलेश कटियार साहब?
पूर्णिमा जी, मैं इनका जवाब 12 दे से देता हूं। 17 पीयूष जी। और आजादी के बाद हाँ, नहीं जिस दल ने आज ये बात खड़ी की है, ये जाति जनगणना हम डेटा बना सकते हैं, लेकिन ये केंद्र की जिम्मेदारी है, ये केंद्र की नहीं, मैं एक बात सेंसस पूछ रही हूँ कमीशन सर, केंद्र के अधीन होता क्योंकि है। डेटा तो राज्य सरकार भी कलेक्ट करती है ना, इसीलिए मैंने पूछा कि जब 12 से 17 के बीच में आपकी सरकार थी तो क्या कोई डेटा आपने कलेक्ट किया जाति आधारित? मैं तो सिर्फ आपसे उस डेटा की भी बात कर रहे हैं, और उस बात पे भी पूर्णिमा जी हम आ रहे हैं कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक इतिहास है, उसमें सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ जब बात आई है, तो पीयूष जी आपके पैतृक संगठन और आपके दल ने हमेशा पीयूष जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, पीयूष जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। पूर्णिमा जी, अभी अखिलेश जी जो कहने का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का तो मूल सिद्धांत ही है अंत्योदय। अरे हम तो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कदमों पर चलने वाली पार्टी, चलने वाले लोग हैं। अंत्योदय मेरा मूल सिद्धांत है, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचे, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, हम उस सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है। और सामाजिक न्याय के आधार पर ही 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आज चलने का काम कर रहे हैं। आप मोदी मंत्रिमंडल को देखने का काम करें अखिलेश जी। 27 ओबीसी समुदाय से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अब 10 SC से आदिवासी की बेटी देश की सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है, यह भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देश का पिछड़ा एक देश का एक प्रदेश के प्रधानमंत्री की पद पर बैठकर देश की सेवा करने का काम कर रहा है। आज मोदी मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी और 10 SC ST समुदाय से मंत्री, यही हमारा सामाजिक न्याय है। और आप अपने सामाजिक न्याय की भी बात करके बता देते हैं। आप जिनके साथ आज गठबंधन में हैं, आप इतिहास को देखने का काम करें। 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए के शासन काल में सचिव स्तर के पद पर कितने SC ST और ओबीसी समुदाय से अधिकारी थे? बस इतना बता दीजिए, एक बात पीयूष जी बता दीजिए मुझे, फिर उसके बाद मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। पीयूष जी मुझे बस एक बात बता दीजिए, ठीक है अखिलेश जी एक सेकंड, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। पीयूष जी बस एक बात बता दीजिए, फिर महिमा जी आपके पास और सौरभ जी आपके पास भी आऊंगी। बस इतना बता दीजिए कि जातिगत जनगणना होने के बाद यह आंकड़े सार्वजनिक करेगी सरकार? निश्चित निश्चित। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मतलब एक नई आरक्षण क्रांति की तरफ देश बढ़ेगा। अरे हम जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। हमने कहा कि धारा 370 को समाप्त करेंगे, वह पूरा करने का काम किया। हमने कहा कि देश में राम मंदिर बनेगी तो वह बनाने का काम किया। हमने कहा कि देश में CA लागू करना है तो CA लागू करने का काम किया। देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं नौकरियों की भी बात की थी पीयूष जी, करने का काम करते हैं। अखिलेश जी आती हूं, ठीक है। मैंने पहले कहा कि कोरोना काल एक कोरोना काल था जो देश के लिए एक संकट था। ठीक है, मैं सौरभ जी आपके पास आने से पहले एक बार महिमा जी का काउंटर लूंगी। और दूसरी तरफ महिमा जी, नई कांग्रेस की नीति क्या जातिगत जनगणना के तौर पर देखी जाए? क्योंकि अगर मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, जिसका जिक्र अभी सौरभ दुबे जी ने भी किया था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो कहती थी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने नेहरू जी की एक चिट्ठी का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण को तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ लेकर जाए। इस बात का जिक्र नेहरू जी की इस चिट्ठी में किया गया था जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अब मैं दोनों को साथ में लेते हुए, इंदिरा जी को भी और नेहरू जी को भी, कांग्रेस की नई नीति है क्या जातिगत आरक्षण को लेकर मांग उठाना? कितनी अद्भुत बात है पूर्णिमा जी कि आप कितने दशक पीछे जाने के लिए आप लालायित हैं, लेकिन आज के देश में, आज के हालात में, जहां भाजपा के प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे इस देश में 4 ही जातियां हैं, महिला, किसान, युवा, और आज जहां वो अर्बन नक्सल्स कह रहे थे कुछ महीने पहले ही, और आज भाजपा पूरा यूटर्न ले लेती है। ये भाजपा जो मंडल वर्सेस कमंडल की जो है उसकी भी अपराधी है इस देश के प्रति, उस भाजपा से प्रश्न उठाने की बजाय आप हमसे पूछ रही हैं क्या हमारी नीति बदल गई है? हमारी नीति तो सदैव यही रही है। आपको याद कराया मैंने पहले संशोधन का,
और क्योंकि भाजपा के प्रतिनिधि ने अभी जिक्र किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो आपको एक बड़ा रोचक किस्सा याद दिलाती हूं पूर्णिमा जी, और वो इस देश के इतिहास का, भाजपा के इतिहास का एक काला पन्ना है। क्योंकि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय जनसंघ के संस्थापक नहीं बने थे, 1951 में एक सर्वोच्च न्यायालय में केस हुआ, स्टेट ऑफ मेड्रास वर्सेस चंपकई दोरईराजन। उस केस के माध्यम से उसके निर्देश अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा केंद्र सरकार आरक्षण नहीं दे सकती है। तब प्रथम संशोधन लाने की बात की गई। नेहरू जी ने 17 सदस्यीय सेलेक्ट कमेटी का पीयूष जी प्लीज, पीयूष जी रुकिएगा, पीयूष जी रुकिए। तो अभी जो है डर लगने लगा, पर डरो मत, भाजपा के प्रवक्ता डरो मत, बात को सुनो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रथम संशोधन विधेयक जो आया पूर्णिमा जी संसद में, जिसके माध्यम से 15(4) लाया जाना था इस देश के अंदर। ये कौन से साल की बात आपने की महिमा जी, कौन सा साल था? ये 24 मई 1951 की बात। तारीख और मैं कितना पीछे गई जब मैंने नेहरू जी और इंदिरा जी की बात की, मैं कितना पीछे चली गई? नहीं मैम, आपने मुझे पीछे कहा कि मैं पीछे चली गई, तो मुझे तो लगा कि आप भी बहुत पीछे चली गई। तो साथ साथ चलते हैं ना, फिर साथ साथ चलते हैं, थोड़ा सा आप आगे बढ़िए तो मैं भी आगे बढ़ती हूँ। और फिर अगर आगे ही बढ़ना है, सुनिए ना महिमा जी, प्रैक्टिकल टर्म्स पर अगर आगे बढ़ना है तो दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और सिर्फ विकास आधारित राजनीति की बात करते हैं ना, क्यों ना करें, बताइए ना। फिर देखिए पूर्णिमा, आपने मुझसे प्रश्न पूछा हमारी नीति बदल गई क्या? आपने पंडित नेहरू के एक पत्र का जिक्र किया, मैंने इंदिरा गांधी का भी साथ साथ जिक्र किया। की गतिविधियों सुन लीजिए ना, सुन लिया कीजिए। भाजपा के प्रवक्ता से तो आपने एक प्रश्न पूछा कि सर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों? नहीं, मैंने ये भी पूछा कि 10 साल तक आपने क्या किया, 10 साल तक आपने क्या किया, 10 साल तक आप क्यों बैठे रहे? क्या ये सवाल महिमा जी आपको सुनाई नहीं दिए? महिमा जी, ऐसे थोड़ी होता है कि हम सामने वाले को तो घेर लें और जब सामने वाला हमें काउंटर करे तो हम उनको एक टैग दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैम। बिल्कुल भी नहीं। बस तो टैग मत दीजिए, फैक्ट्स पर बात करते, कितनी पुरानी कितनी नहीं, अभी की कल की कितनी भी हो, बात तो बात है ना। फिर आप ये कहना बंद कर दीजिए कि कांग्रेस ने अपनी नीति बदल ली है। कांग्रेस के नहीं, मैंने तो पूछा है ना मैम, फैक्ट्स के साथ पूछा है। उदयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में पिछले 11 साल नहीं, तो जो नेहरू जी कहते थे वो ठीक अपने समय के हिसाब से कहते थे, जो इंदिरा जी कहती थी वो अपने समय के हिसाब से ठीक कहती थी, आज जो राहुल गांधी कहते हैं वो अपने समय के हिसाब से ठीक कहते हैं, ये ठीक है ना मैम? ना इंदिरा जी ने कभी जातिगत जनगणना की या जातियों को संरक्षण देने की या फिर इस देश के अंदर समानता के अधिकार का विरोध किया? वो किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। वो किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करके 2 साल बाद जनसंघ बना दिया। 24 मई 1951 का वो विरोध देख लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और उसके अलावा संविधान सभा में आप बाबा साहब अंबेडकर का वो कहना भी देख लीजिए, ये संविधान न बन पाता अगर कांग्रेस का अनुशासन ना होता तो। उसकी भी तारीख दे देती हूँ, वो भी देख लीजिएगा जाकर। बाबा साहब अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर का क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है सौरभ दुबे जी, फिर तो इस मैं 25 नवंबर 1949, अच्छा ठीक है, पहले पीयूष जी का जवाब ले लेते। वो भाषण देखिए। संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कही जा रही है। 3 पीढ़ियां ने, 3 पुस्त ने बाबा साहेब को इनका अपमानित करने का काम किया है। पंडित नेहरू ने भारत रत्न लेने का काम किया, इंदिरा गांधी भारत रत्न लेने का काम किया, क्यों नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आपने भारत रत्न देने का काम किया? महिमा जी, भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर को कब मिला? देश की जनता सुन रही, एक महत्वपूर्ण चैनल है, बता दीजिए। ये बात बिल्कुल गलत है। ये भाजपा ने बाबा साहब को हराने का काम किया। इस बाबा साहब की अब चर्चा करते हैं, आज के नेता आज संविधान हाथों में लेकर के देश में घूमने का काम कर रहे हैं, वह ढकोसला है। बाबा साहब के मरने के बाद 2 गज जमीन भी आपकी सरकार ने काम नहीं किया था उन्हें दाह संस्कार के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई और गठबंधन के साथ आई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान मिला। आपने कोई बाबा साहब को अपमानित, केवल अपमानित करने का काम किया है। आपके पंडित नेहरू जी ने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। यह पूरे देश की जनता जानती है
देश की जनता को यह पता है कि पिछले 7 वर्षों में आपने दलित महादलित पिछड़े अतिपिछड़ों को केवल अपमानित करने का काम किया है। पिछले 7 वर्षों में आपने दलित महादलितों को केवल केवल सत्ता के लोभ में, केवल सत्ता की लालच में आपने दलित महादलित पिछड़ों को सौरभ जी करने का काम किया है। ठीक है पीयूष जी, न्याय के साथ ठीक है पीयूष जी, थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे, ठीक है छोटा छोटा रखेंगे पीयूष जी, थोड़ा सा समय, पीयूष जी थोड़ा समय कम है, कटियार साहब के पास भी मुझे जाना है, कटियार साहब के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले सौरभ जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको लगता है कि जिस जाति आधारित राजनीति की तरफ एक बार फिर से, क्योंकि मंडल कमंडल की राजनीति किस दौर से गुजरी, क्या एक बार फिर से ये मंडल की राजनीति के तरफ हम बढ़ रहे हैं, जाति आधारित राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो राजनीति में बदलाव एक नैरेटिव के साथ देखने को मिला वो विकास आधारित राजनीति थी। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनकी अवसरवादिता देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था उसके पश्चात इन्होंने इंदिरा गांधी जी के पूरे पोस्टर छाप दिए थे बकायदे, और आज जब इंदिरा गांधी जी का आप जिक्र करती हैं तो कहती हैं इतना पुराने क्यों जा रहे हैं। मतलब आज की पार्टी वर्तमान कांग्रेस वो इंदिरा गांधी जी के जो इतनी महत्वपूर्ण उनके पार्टी के अंदर भूमिका रही उसको नकारना चाहती है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। दूसरी बात देखिए, जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। जो अभी अखिलेश जी ने एक सुर में कांग्रेस का विरोध किया, महिमा जी आपके बीच में नहीं बोला, आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए अभी जो अखिलेश कटियार जी ने, मैं भाजपा, फिर वही मैं इंदिरा गांधी जी का सम्मान करता हूँ, मैं अपनी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का सम्मान करता हूं, और मैं मानता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी से ज्यादा काबिल थी वो, आदरणीय राहुल गांधी जी से कहीं ज्यादा काबिल थी इंदिरा गांधी जी, उनकी तारीफ कर रहा हूं, ये आप बचा लीजिए। मेरे अनुसार है आप उनको नकार रही थी, आप उनकी जो भी उपलब्धियां थी उनको नकार रही थी, इसलिए बोला मेरा, उनकी उपलब्धियों को कांग्रेस कभी नकार नहीं सकती। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी का, सौरभ जी को अपने समय में बोलने का मैम समय दीजिए, मैं आपको क्लोजिंग कमेंट का समय दूंगी, महिमा जी मैं आपको क्लोजिंग कमेंट का समय दूंगी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। महिमा जी आप फिर तो आप बोल ही नहीं पाती, महिमा जी आपकी बातों से बोलने ही नहीं देता, महिमा जी अगर इस तरह नहीं होता है ना, महिमा जी आप बोल ही नहीं पाती शुरू से। एक सेकंड सौरभ जी एक सेकंड, कहां से है आप, इनको भाजपा समर्थक कह दीजिए। देखिए फिर आप एक दूसरे को कोई सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, समर्थक कह दीजिए। महिमा जी आप किसी को कोई सर्टिफिकेट ना आप दीजिए ना आपको कोई देगा मैम, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, इंदिरा गांधी किससे, महिमा जी मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी आपकी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं बाकी लोग, लेकिन उसके बावजूद आपके समय में नहीं बोले तो आप दूसरे को भी बोलने का पूरा समय। महिमा जी प्लीज, सौरभ जी अपनी बात को जल्दी से पूरा। देखिए आप ही के गठबंधन के इंडिया अलायंस के साथी अखिलेश कटियार जी ने अभी कांग्रेस पर कटाक्ष किया, वो महिमा जी को समझ में नहीं आया, उसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। पूर्णिमा जी आपने लगातार 5 बार कम से कम 3 मिनट तक एक प्रश्न को पूछा कि 2011 में जो ओबीसी की गणना हुई थी क्या वो सार्वजनिक की, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए क्षेत्रीय पार्टियों को इसका फायदा पहले भी मिलता आया है, और क्योंकि वो जातिगत समीकरण उनका बनता है तो उसमें भी नहीं, तो बीजेपी ने इसके साथ सेंधमारी नहीं किया है क्या क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे में? खासतौर से बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहूं तो आरजेडी ने क्या ये मुद्दा नहीं रखा? क्या ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है? जेडीयू इसकी पहले से मांग कर रही है, तो क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे में तो सेंधमारी की है ना बीजेपी ने इसके साथ? नहीं सेंधमारी नहीं की है। आप इस बात को समझिए कि वास्तव में देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनती है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक बड़ा जो लाभ का पद था या लाभ पहुंचाने का काम था ओबीसी समाज को, वो लगातार 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब उसको आप ही की बात कह रहा हूं, आप कह रही है कि भाजपा ने उसको यूज किया था हमारे डेटा को। महिमा जी आप यही बात कर रहा हूं, अभी आपने पहले कहा कि हमारे डेटा को भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया था, मैं वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको यूज किया लाभ पहुंचाने का, उनको लाभ के पद तक पहुंचाने का। और अखिलेश कटियार जी की पार्टी जो लगातार इसकी मांग करती आई थी, आरजेडी मांग करती आई थी। मैम इस पैनल में मोदी प्रशंसक और मोदी विरोधी दोनों हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप लोग यही तो मांगते हैं।
मैम लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना मैम, और पॉलिटिकल एनालिस्ट तो एनालिसिस करेंगे ना भाई, वो तो एनालिसिस करेंगे ना, तो उनको अपना काम करने दीजिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड कांग्रेस मांगती है तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने कहा था, ठीक है, जल्दी से बात को जल्दी से पूरा करेंगे, फिर कटियार साहब के पास में कंप्लीट कर लूं। जल्दी से सर। देखिए मैं तो बिल्कुल इसके मैं तो मानता ही नहीं कि जातिगत जो जनगणना होगी उसका फायदा इस देश को होगा। मैं तो ये मानता हूं कि कहीं जाति के आधार पर खाई इसके देश के अंदर और ज्यादा ना बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो ऊंच नीच की बात थी उसका बढ़ावा ज्यादा इस देश के अंदर हो जाए। तो इस सरकार को इन चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। और कांग्रेस की जो पूर्व सरकारें थी, मैं इंदिरा गांधी जी की समझदारी पर भी जो है सवाल नहीं उठाता हूं, मैं आदरणीय नेहरू जी की उस पर भी सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी, अपने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जाति जनगणना की बात करते हैं। कटियार साहब समाप्त करिएगा। मैं पूर्णिमा जी सिर्फ बीजेपी के नेता जो यहाँ पे बैठे हैं, केंद्रीय जो केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें जो पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला है दुबे जी, अभी उसमें 15.5 या 16% के आसपास है। 11% अभी उनकी जॉब वहां पे, 26% वहां पूरा नहीं हुआ। 11 साल हो गए सरकार को। ये सरकार की पिछड़ों प्रति ईमानदारी पे मैं सबूत दे रहा हूं। पूरे प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश में एसडीएम की भर्ती निकली थी ना, 86 में से 56 यादव भर्ती कर लिए थे आपने। जाति के नाम पर, जाति के नाम पर सिर्फ एक जाति को बढ़ावा दिया था। 86 में से 56 एसडीएम यादव समाज के। सौरभ जी उनको अपनी बात है, सौरभ जी रखने दीजिए। सौरभ कटियार जी बोलिए, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए अखिलेश जी। अखिलेश जी, केंद्र सरकार ये जो हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक न्याय नहीं मिला। और जब जब इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति हुई, बीजेपी या जनसंघ उसके खिलाफ खड़ी हुई। तो हमें यह शंका है कि इस मुद्दे को भी बीजेपी कहीं डाइल्यूट ना कर दे। कैसे जैसे 2 करोड़ नौकरियों का था, किसान की इनकम डबल का था, ये सारे जो वादे थे, काला धन का 15 लाख का, यूपी में उसी तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को भी किनारे कर, अमित शाह जी ने 60,000 पुलिस भर्ती के सर्टिफिकेट बांटे हैं। आप जाकर के देख लीजिए, 60,000 भर्ती हुई है कल, वहां पर सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। अब आदरणीय अमित शाह जी ने बांटे हैं। भाजपा प्रवक्ता रख दीजिए ना इनका नाम, पूर्णिमा जी। अरे आप क्यों घबरा रही हैं महिमा जी? आपको तो अभी वो कोस रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपको अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपके ऊपर तंज कस रहे थे कि कांग्रेस ने हमेशा जो है वो ओबीसी समाज का विरोध किया है। जाति जनगणना का विरोध आप लोगों ने किया। ये अखिलेश कटियार जी की टिप्पणी थी, आपको कुछ सोचना चाहिए। आपने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, उल्टा महिमा जी जब आपसे पूछ रही थी, बात कर रही थी। महिमा जी नहीं है, महिमा जी नहीं है, पूर्णिमा जी की जब बात का जवाब देना था तब आपने पलटी मार दी। 2011 के आंकड़े कहाँ गए? क्यों नहीं सार्वजनिक किया? आपको क्या 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, क्या आपको 3 साल लग गए? ठीक है, लेकिन साथ ही जातीय जनगणना उन्होंने खुद कहा 2019 का आंकड़ा दिया। अभी तो आना नहीं है, उससे पहले चुनावी फायदा किसको मिलेगा वो एक अलग पॉइंट है। ठीक है। अब महिमा जी मेरे पास समय मैम थोड़ा सा खत्म है फिलहाल, लेकिन आपने क्योंकि इनको बीजेपी ज्वाइन कर, तो 2+2 चल रहे हैं मैम। आपके साथ अखिलेश जी है, बीजेपी के साथ ये हो गए, तो चलिए कम से कम 2+2 कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि डेटा की अगर बात हो रही है तो डेटा का इस्तेमाल विकास के लिए होना चाहिए, संतुलन के लिए होना चाहिए, सिर्फ वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के लिए भले ही क्यों ना हो।